हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनडीए मैथ्स नवीन सर में। बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों को दो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, आप लोग जान रहे हो। एक सीरीज चली टॉप 100 क्वेश्चन की। बेटा वो टॉप 100 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। उन टॉप 100 क्वेश्चन में एनडीए, एयरफोर्स और नेवी तीनों चीजें मैं कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। और एक हमने स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है रामबाण सीरीज। ये रामबाण सीरीज के जितने भी वीडियो होंगे ये स्पेशली तैयार किए जाएंगे उन क्वेश्चंस को लेकर जो एनडीए में आने की संभावना है। और मेरे हिसाब से अगर आप इनको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। तो बेटा पूरा वीडियो आप लोग वॉच किया करिए, शेयर करा करिए, ठीक है ना। तो आज बच्चों आपको पता ही, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों में बहुत बच्चे कह रहे हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दीजिए। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं z बराबर a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा अगर हम इसको शुद्ध भाषा में लिखें तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर होता है, ठीक ना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, मिक्सचर। अब बेटा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है। रियल पार्ट हमेशा वो वाला हिस्सा होता है जिसमें आई नहीं होता है, आई मतलब आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट हमेशा वो हिस्सा होता है जिसमें आयोटा होता है, ठीक है ना। देखो बेटा अगर हम आर ई ऑफ जेड लिखें, ठीक है, आर ई ऑफ जेड मतलब जेड का वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ जेड, वास्तविक भाग जेड का, कौन है इसमें, ए, ठीक है ना। और अगर इसी को हम ये लिखें आई एम जी, ठीक है, इमेजिनरी आई एम भी लिख देते हैं, बोलो आई एम लिख देते हैं ऑफ जेड, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो आई के साथ कौन है, बी, तो ये बी होगा, ठीक है बेटा। तो अगर कभी भी एक आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर ये z बराबर a प्लस आई बी लिखा है, इसका रियल पार्ट बताओ, तो रियल पार्ट इसका a है और इमेजिनरी पार्ट कौन है बेटा, b। तो रियल पार्ट ऑफ z a होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, b होगा, ठीक बच्चों। देखो अब अगर हमने ये कहा z बराबर a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये बोला जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर रियल करना है, प्योर रियल, तो प्योर रियल के लिए क्या होना चाहिए। तो बेटा देखो अगर z बराबर a प्लस आई बी को प्योर रियल होना है तो प्योर रियल के लिए बेटा i वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, केवल a वाला हिस्सा हो। इसका मतलब है b क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर b जीरो हो जाए तो z बराबर क्या बचेगा, a। तो ये z बराबर जो a है बेटा ये प्योर रियल है कि नहीं है। तो इसी चीज को लिखा कैसे जाए, इसी चीज को लिखने का तरीका ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना बेटा। तो z का अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए तो z बराबर क्या बचेगा, a, और a क्या है, वास्तविक हिस्सा। तो बेटा a वास्तविक हिस्सा हमारा हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा आपको कि नहीं है, ठीक है। तो z बराबर a, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वास्तविक हिस्सा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बच्चों एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर रियल पार्ट ऑफ z बोलेगा तो रियल पार्ट ऑफ z निकालने के लिए हमें इमेजिनरी पार्ट हटाना पड़ेगा। और अगर इसी में हम लोगों को कोई ये बोल दे कि प्योर इमेजिनरी लिखिए, ठीक है, प्योर इमेजिनरी, ठीक है बेटा। अगर प्योर इमेजिनरी हमको लिखना है, समझ में आई बात। तो बच्चों z बराबर a प्लस आई बी, अगर इसको प्योर इमेजिनरी लिखना है तो i वाला रहे, a वाला गायब हो जाए। तो a गायब होने का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाए, जीरो। रियल पार्ट ऑफ z जीरो का मतलब है ये a जीरो हो जाए। तो अगर a जीरो हो गया बेटा तो z बराबर क्या आएगा बच्चों, केवल आई बी। और ये जो आई बी है इसमें केवल आई वाला है, बिना आई वाला नहीं है। इसका मतलब ये प्योर इमेजिनरी होगा, ठीक है बेटा। तो अगर कोई भी हिस्से को प्योर रियल होना है तो उसका आई वाला हिस्सा जीरो हो, और अगर प्योर इमेजिनरी होना है तो उसका वास्तविक हिस्सा मतलब रियल पार्ट क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी और सभी बच्चों में, आधे बच्चों को ये बात पता भी होगी कि रियल पार्ट जेड और इमेजिनरी पार्ट जेड लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो देखो बेटा अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है तो इस पे एक दो सवाल बनाते हैं और देखिएगा। बेटा एक क्वेश्चन लिया हमने, z बराबर 3 प्लस a प्लस 5i, ये सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया यदि if z is pure imaginary then a is equal to क्वेश्चन मार्क। पहले एक आगे z बराबर 3 प्लस a प्लस का 5i, यदि z वास्तविक में कैसा है, पूरा पूरा हमारा इमेजिनरी है, ठीक है, काल्पनिक है, वास्तव में पूरा काल्पनिक है, तो a का मान क्या होगा, प्योर इमेजिनरी।
तो अगर ये प्योर इमेजिनरी है तो भाई इसका रियल पार्ट जेड का 0 होना चाहिए। तो लिखने का तरीका ये तो होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 0, दैट मीन 3 प्लस ए बराबर 0। तो बोलेंगे ए बराबर -3, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब देखो ए बराबर -3 रखो, 3 से 3 कटिएगा 0, जेड बराबर 0 प्लस 5y, तो 0 प्लस 5y का मतलब क्या है, केवल 5y इमेजिनरी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम लोग पीडीएफ करेंगे, आपको तो पता ही बेटा अपना पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है ना। पहले पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर पीडीएफ कराऊंगा, ठीक है। जो बच्चे देखेंगे वो पूरा अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप भी अपना काम अच्छे से करिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। लॉकडाउन में अपने अंदर का जो स्टूडेंट है उसको मरने मत दो भैया, अगर मर गया तो फिर किसी काम के नहीं बचोगे, है ना। तो अपने अंदर के स्टूडेंट जिंदा रखिए, समझ में आ रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात आती आई की, तो इसमें आई की कैलकुलेशन बहुत होते हैं। तो अब हम लोग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ आई के पावर में n। तो आई के पावर n का कैलकुलेशन क्या होगा बेटा, देखो आई के पावर n का कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम आपको एक बात बताते हैं। n को हमेशा 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तथा शेष, ठीक है, शेष रिमाइंडर n की जगह रख दें, ठीक है, n की जगह रख दें। इंग्लिश में सुनिएगा, n is divided by 4, n is divided by 4 and put the remainder at the place of n, put the remainder at the place of n, ठीक है। फिर इसके बाद i के पावर 0 हमेशा 1 होगा, i स्क्वायर -1 होगा, और i क्यूब माइनस i होगा, और 1 अपॉन i भी माइनस i होगा। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, और 1 अपॉन आई है तो उसको भी माइनस आई लिखा जाता है, इनका आगे यूज पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस बात को, और ध्यान से समझिए बेटा एग्जांपल्स भी। पहला एग्जांपल है अपना, जैसे हमने ये कहा आई के पावर में 53 है मान लो, ठीक है। 53 अगर है आई के पावर में तो इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा देखो पहले 53 को डिवाइड करिए 4 से, तो 4 करना 4, ठीक है। 5 में 4 घटाएंगे 1 बटा 3, 4 3 12, 1 शेष कितना है बेटा 1। तो हम लोग इसको लिख देंगे i के पावर में 1, दैट मीन आंसर क्या होगा बेटा i हमारा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा i। अब ये तो एक बहुत छोटा सवाल था, हमने थोड़ा सा बड़ा सवाल लिया, जैसे i के पावर में 1 0 2 3 7 5 9 4 1 2, ठीक है, ये सवाल है। तो आगे बताए इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा देखो अगर हमारे पास चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, हम पूरे में कभी भी डिवाइड 4 का नहीं करते, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि पूरे नंबर में 4 का भाग करो, तब भी वही आंसर आएगा जो आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग करने पे आएगा। तो आखिरी के 2 अंक अगर देखा जाए तो वो क्या है 12, तो केवल 4 का भाग 12 में करो, तो 4 3 12 मतलब पूरा कट गया। अगर पूरा कट गया तो शेष कितना है 0, रिमाइंडर 0 है, तो आई के पावर 0 क्या होगा भैया 1, ठीक है ना। तो आई के पावर 0 1, वही बात इसमें तो 2 ही अंक हैं, तो 13 चौको 52, देखिए एक बार कटेगा, एक रिमाइंडर आएगा, जो एक रिमाइंडर आएगा वो हमने इसमें रख दिया, ठीक है ना। चाहे जैसा क्वेश्चन हो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए और भी क्वेश्चन लेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ केवल। चल बेटा देखना क्वेश्चन, देखना जैसे हमने क्वेश्चन लिया आई के पावर में 1 2 3 7 9 8 ये है मान लो, तो आपका आगे इसका आंसर क्या होगा। तो आप सबको ना डिवाइड करो, आप केवल आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करो, किसको 98 को। तो जब 98 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 9 में 60 घटाएंगे 1 उतारा 8, 4 चौको 16, 18 से 16 घटाएंगे कितना आएगा 2, मतलब आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या आएगा -1, तो इसका आंसर क्या होगा -1। आप चाहे तो पूरे नंबर को डिवाइड कर लो, चाहे तो आखिरी के 2 अंक। आप देखो ना 98 को बटा करके देखो कितना आएगा 4 दूनी 8, 9 में 60 घटाएंगे 1 उतारा 8, 4 चौको 16, ठीक, कितना है शेष 2, तो शेष 2 आया, उस 2 को हमने इसकी जगह रख दिया, आई स्क्वायर कितना होगा -1, दैट मींस फाइनल आंसर विल बी -1, ठीक है। तो बेटा ये सिंगल पॉइंट आपको समझ में आया, सिंगल पॉइंट के सवालों कैसे करते हैं, है ना। चलिए अब इसमें आते हैं एक बात पे जिस पर क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। देखो बेटा ध्यान दो, अगर कभी भी आपको आई क्रमागत पावर में 4 बार लिखा है तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। कैसे, जैसे समझिएगा एग्जांपल के तौर पे, जैसे आई के पावर में 1, आई के पावर में 2, आई के पावर में 3 एंड आई के पावर में 4 का आगे इसका आंसर बताओ।
तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 4, इसका आंसर हमेशा क्या होता है 0। ये पॉइंट होता है। अब कैसे यह समझ लो, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आई तो आई है, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, आई क्यूब माइनस आई हो जाएगा, आई की पावर 4, 4 में 4 का भाग तो 0 शेष आया, आई की पावर 0 मतलब 1, तो आई की पावर 0 मतलब 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, माइनस आई प्लस आई कट गया, 0 आया। ये थ्योरम हर जगह लगती है। अब चाहे कोई भी सवाल हो, जैसे आई की पावर में 101, आई की पावर में 102, आई की पावर में 103, आई के पावर में 104, ये ऐसा बोलते हैं। तो 1 2 3 4 क्रमागत है, 101 102 103 104, बिना हल करके आंसर लिख दो, क्या 0 होगा इसका। ठीक है बेटा, तो अब इस कॉन्सेप्ट को सवाल कैसे सॉल्व करना है, इसको हम लोगों को समझना है। ठीक है बेटा, चलो इस पे आते हैं और इस पे सवालों को देखते हैं क्या बनेगा, कैसे क्या सॉल्व होगा। चल देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन हमने लिया आई की पावर में 1, आई की पावर में 2, आई की पावर में 3 डॉट डॉट आई की पावर में 19, तो आगे इसका आंसर बताओ। तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 0, 5 6 7 8 0, 9 10 11 12 0, 13 14 15 16 0, 17 18 19। बेटा इसमें 4 पेयर नहीं बने, क्या बने, आई की पावर 17, आई की पावर 18 और आई की पावर में 19, क्योंकि 19 पे तो खत्म होना। तो ये 20 तक अगर होता तो ये भी 0 हो जाता, लेकिन 20 तक है नहीं, तो हम बोलेंगे 17 18 19 नहीं है ना। तो आप एक काम करो, अब इसमें 4 का डिवाइड कर लो, तो जब 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 4 चौक 16 1 शेष आएगा, तो आई बचेगा, फिर प्लस 4 चौको 16 2 शेष आएगा। ठीक है ना, आप देखो 4 चौक 16 1 शेष आया, 4 चौक 16 8 में 6 हटाएंगे 2 2 शेष आया, 4 चौको 16 3 शेष आया, तो कितना हो गया आई क्यूब आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब माइनस आई प्लस माइनस कैंसिल हो गया और आंसर आया माइनस का 1। तो फाइनल आंसर बेटा क्या है, माइनस का 1। लेकिन मान लो यही चीज अगर लिखी होती 1943, तब क्या करते हैं, तो बेटा इसको करने का हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक। तो ट्रिक देखना क्या है, ट्रिक ये कहती है बेटा कि आप आखिरी में जो भी यहां लिखा हो, बस ध्यान देना कांजुगेट पावर होनी चाहिए 1 2 3 4 ये वाली। तो आखिरी में यहां जो भी लिखा हो इसमें 4 का डिवाइड कर दो, तो 4 का डिवाइड करने के बाद जितना शेष बचे उतने आई फ्रंट से ले लो, बाकी सब छोड़ दो, वो सब 0 हो जाते हैं, पेयर में आ जाते हैं। तो 19 में 4 का भाग करो, 4 चौक 16, कितना शेष है 3, मतलब कि 3 पावर तक रोक लो, मतलब 1 2 3, तो 1 2 3 हल करो, आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब माइनस आई, ये कैंसिल, माइनस 1 आया। ट्रिक समझ में आई बेटा आपको, है ट्रिक यही है, समझ में आया। चलिए और सवाल देखते हैं, समझिएगा बेटा, ठीक है ना, चीजें अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे ना पढ़ा देंगे, कभी भूलोगे नहीं आप लोग। तो बेटा जैसे क्वेश्चन हमने लिया आई के पावर में 1, आई के पावर में 2, आई के पावर में 3 डॉट डॉट आई के पावर में 1943, ये हमने लिया मान लीजिए। ठीक, अब आगे बताओ इसका आंसर क्या होगा, या जो भी तुम्हें मन हो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट हम इसमें समझा देते हैं। तो अब आखिरी को 1943 में 4 का भाग करो, तो 1943 पूरे में 4 का भाग करना, लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग कर लो। ठीक है, 3 शेष आएगा, कितना शेष आएगा 3, तो 3 शेष आएगा, तो शुरू से 3 नंबर ले लो, बस आई स्क्वायर आई क्यूब मतलब माइनस आई से प्लस आई कट गया, आई स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा बेटा -1। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बेटा। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी में अभी और भी चीजें देखनी है। चलो बेटा सीखना वो चीजें भी, कुछ क्वेश्चंस लेकर हम बताते हैं आपको आई के, ठीक है। तो आई के बेटा हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जरा आपको समझना, बढ़िया सवाल से बताएंगे। जैसे एक सवाल है अपने पास, आई के पावर में 1, आई के पावर में 2, आई के पावर में 3 डॉट डॉट आई के पावर में 2001, ठीक है, आई के पावर में 2001 ये आ रहे हम। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएं, कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है ना। अब कमेंट बॉक्स में क्या करोगे यार, हम तो लिख देंगे अभी, क्यों, तो आप 2001 में 4 का भाग करोगे तो 1 शेष आएगा, तो जब 1 शेष आएगा, देखो ना 4 पंजे भी 1 शेष आएगा, तो केवल आंसर क्या होगा, शुरू का 1 केवल आई, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 शेष आता तो आई स्क्वायर तक लेते, 3 शेष आता तो आई स्क्वायर आई क्यूब तक लेते, पूरा कर दिया था, कुछ ना आता, आंसर क्या हो जाता 0, ठीक है। ये आंसर है। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना ले, मान लो आई के पावर में 1, आई के पावर में 2 डॉट डॉट, अगर यही आई के पावर में 2000 होता, 2000 का मतलब 4 का भाग पूरा चले जाएगा, कुछ शेष नहीं आएगा, जब कुछ शेष ना बचे, कोई भी शेष ना बचे, तो इसका मतलब एक भी आई नहीं लेना है, तब आंसर क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर उस समय क्या हो जाएगा बेटा 0। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कॉन्जुगेट पावर नहीं होती है, उनको कैसे हल करेंगे, ठीक है ना, समझना बेटा। जैसे एक सवाल हमने ये लिया, ये सवाल है 1 प्लस
आई स्क्वायर प्लस आई की पावर में 4 प्लस आई की पावर में 6 प्लस डॉट डॉट आई की पावर में 2n। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है डिपेंड ऑन n एंड चौथा ऑप्शन है नो। ठीक है ना, मतलब ना नाप दी। चौथा ऑप्शन क्या बेटा, ना नाप दी। चलो समझना बच्चों इस चीज को। जैसे क्वेश्चन है तो इसको कंजुगेट पावर नहीं है तो हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं हल करेंगे, हम n का मान सपोज कर लेंगे जो मन करे। तो हमने सपोज दैट n बराबर एक बार माना 1, तो जब n बराबर 1 माना तो यह है आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का मतलब मालूम क्या है, खत्म आई स्क्वायर तो होगा। तो आप शुरू से लोगे और खत्म कहां करोगे, आई स्क्वायर पे। आई स्क्वायर होता -1, -1 से +1 कटा, आंसर क्या है 0। ऐसे देखने में तो सेकंड लग रहा है, लेकिन अभी डिसीजन नहीं लेंगे। अगला डिसीजन हम लोग सोचेंगे n बराबर 2। जब n बराबर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब आई की पावर 4 पर रोकेंगे तो आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर में 4। 1 प्लस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 4 में 4 का भाग करो शेष 0 आएगा, आई की पावर 0 मतलब 1। -1 से +1 कट गया, अब 1 आया, क्यों, तो अब ऐसा लगेगा ये सही है बेटा। अभी भी हम लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी कि 0 सही है या 1 सही है। तो इसका मतलब है n बराबर 1 रखेंगे तो 0 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे 1 आएगा। मतलब अगर विषम नंबर रखेंगे तो 0 आएगा और सम नंबर रखेंगे तो 1 आएगा। समझ रहे हो बात। इसका मतलब ये होगा बेटा कि ये डिपेंड करेगा किस पर, n के मान पर, ना 1 ना 0, डिपेंड करेगा n पर। तो हम बोलेंगे इफ n इज ऑड देन आंसर इज 0, इफ n इज इवन देन आंसर इज 1। ठीक है, तो बेटा आंसर कौन सही होगा, डिपेंड ऑन n, ये आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और देखिए बेटा क्वेश्चन इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें है अगला क्वेश्चन I1 3 5 डॉट डॉट 2n प्लस 1 का आगे इसका आंसर बताओ। ठीक, और ऑप्शन है 1, सेकंड है 1i इफ एन ऑड और इफ एन इवन। ठीक है, थर्ड है 1i इफ एन इवन इफ एन ऑड। ठीक, और चौथा है नो। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग इसको वही सॉल्व करेंगे। जैसे n बराबर सपोजेड कोई ऑड नंबर 1 मान लिया। ठीक, तो अगर हमने 1 माना तो 1 रखोगे 2 और 1 3, ये बता रहा है कि खत्म 3 पे होगा, मतलब यहां खत्म होगा। तो आप हल करोगे आई पावर में 1 प्लस 3, तो 3 और 1 4, आई की पावर में 4, आई पावर 4 मतलब 1 आंसर आएगा। क्यों, 4 में 4 का भाग करो 0 से, आई पावर 0 मतलब 1। और जब n बराबर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, खत्म 5 पे होगा। तो इसका आई की पावर में 1 3 5, 5 3 8 1 9, आई की पावर में 9, 4 दूनी 8, 1 से आया मतलब आई आंसर आया। तो जब n विषम लिया तो 1 आंसर आया, तो जब n ऑड है तो 1 आंसर आ रहा, सही है। और जब हमने n इवन लिया तो आई आंसर आ रहा, तो n इवन पर आई आ रहा। तो आंसर कौन सा सही होगा बेटा, सेकंड वाला। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और बेटा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा हम करा देंगे कि कोई भी दिक्कत अब कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएगी। बट बेटा आप लोगों को भी खूब मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकेले मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, हम तो खूब मन से पढ़ा रहे हैं, आप जब मन लगाओगे तभी मजा आएगा, और मन नहीं लगाओगे बेटा तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने लिखने का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और आई के कैलकुलेशन से बाहर निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो पीडीएफ करनी है। देखो बेटा आई की कैलकुलेशन से बाहर आते हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर। क्या पढ़ेंगे, कंपेयर। ठीक है, देखो बेटा कंपेयर मतलब तुलना। अगर हम लोग तुलना पढ़ेंगे तो तुलना में एक चीज है समझना। ठीक है, देखो बेटा क्या है, अगर हम तुलना पढ़ेंगे तो पहली बात तो ये है कि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स। चलिए बेटा देखिएगा, कंपेयर में क्या होता है कि टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर नेवर बी कंपेयर। ठीक है ना, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर नेवर बी कंपेयर। ठीक बेटा, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कंपेयर नहीं होते हैं। अब देखो बेटा कंपैरिजन के साइन क्या होते हैं, जैसे ये साइन कंपैरिजन का, ये इस तरीके का कोई भी साइन अगर लगाओ तो इन साइन के सवालों का हमेशा आंसर आप ननाब टिक करिएगा। ठीक है ना, कुछ चीजें होती है वो भी बताएंगे। तो एक एग्जांपल हमने लिया, आपसे ये कहा गया कि 2 + 3i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + i। ठीक है पहला। सेकंड 1 - i लेस देन 1 + i। थर्ड 5 + i ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 4i। ठीक है, अब इसका चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी।
तो बेटा इस तरीके के अगर सिंबल लगे तो आप समझ जाने कि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन पर कंपैरिजन मांग रहा है, आप सीधे आंसर टिक करोगे नन ऑफ दीस। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बेटा कभी भी आए आपका आंसर हमेशा नन ऑफ दीस होगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे लिख के पूछ दे, कोई कहते हैं कि 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 माइनस आई, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अपने पास 2 प्लस आई ग्रेटर देन 1 प्लस आई। तीसरा ऑप्शन है आई बराबर 1 प्लस आई, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो बेटा इस तरीके कोई भी क्वेश्चन लिख के आ जाए जिसमें आपको चिन्ह से ही समझ में आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीस। ठीक, बट अभी मॉड और हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन अगर मॉड लगा है तब वहां कंपैरिजन होगा क्योंकि फिर वो रियल नंबर होता है। बट अगर सिंगल इस तरीके का सवाल है जो केवल और केवल दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है, उन पर अगर कंपैरिजन कराए तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा अपना क्या, नन ऑफ दीस। ठीक बेटा, चल अब जरा इस चीज को हम थोड़ा सा और बताने जा रहे हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, वो क्वेश्चन ये है, देखिएगा। जैसे हमने लिखा x प्लस आई वाई, ठीक है, ग्रेटर देन a प्लस आई बी, ये बोल रहा है इसके अस्तित्व है, ठीक है, इस क्वेश्चन का अस्तित्व है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताओ कौन सी कंडीशन सही होगी। ठीक है, ऑप्शन बहुत से लिखे होंगे, x बराबर 0, y बराबर 0। बेटा मुझे एक चीज आप ये बताना, क्या 5 ग्रेटर देन 3, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, रियल नंबर है दोनों। 5 ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, 5 3 से बड़ा। अगर लिखा 2 ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है, मतलब रियल नंबर में कंपैरिजन पॉसिबल है, लेकिन जहां आई लग जाता है वहां पर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो रियल नंबर का कंपैरिजन पॉसिबल है, इसलिए 5 ग्रेटर देन 3 सही है, 2 ग्रेटर देन 1 सही है, लेकिन आई लगा तो गलत है। कह रहे इस क्वेश्चन का अस्तित्व है, तो हम लोग ये बोलेंगे अगर यहाँ ये वाला हिस्सा हटिया और यहाँ ये वाला हिस्सा हटिया है, तो हो सकता है x a से बड़ा हो सकता है x 5 और a 3 हो, है ना। तो कहने का मतलब ये बेटा ऐसे सवालों का वही ऑप्शन टिक करोगे जहां लिखा होगा y बराबर 0 और कॉमा b बराबर 0, ये वाला ऑप्शन इसका बेटा हमेशा सही होगा। इस तरीके का अगर सवाल आ जाए, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके का सवाल बहुत सी किताबों में देखने को मिला होगा, आपने सॉल्व भी किया होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेटा अपना कंपैरिजन, ठीक है। अब बेटा कंपैरिजन के बाद बात आती है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, देखो बेटा थर्ड पॉइंट हम आपको एक कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन जरा समझिएगा। कैलकुलेशन देखिए किस प्रकार का है ये। देखो बेटा जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस आई, कहा गया कि बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, है ना, x प्लस आई वाई के रूप में। तो अगर हम इसको x प्लस आई वाई के रूप में लिखेंगे तो पहले हम लिख लेंगे x प्लस आई वाई, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे बच्चों गुणा कर दो, तो क्या बोलोगे 5 प्लस 4i में इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा 3 माइनस आई अपॉन 3 प्लस आई के साथ गुणा होगा 3 माइनस आई का, बेटा 5 3 15 आएगा, फिर 5 का करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 4 3 12 आई आएगा, और प्लस माइनस माइनस, लेकिन आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा 4i स्क्वायर। 4i स्क्वायर का मतलब है प्लस का 4 बटे a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का 9 और 1 10। बेटा आपको पता होना चाहिए 3 का स्क्वायर प्लस माइनस आई का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 15 4 19 बेटा, ठीक है। और 12 में से 5 घटाएं कितना आएगा 7, क्योंकि 7 5 12 होता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 7i और डिवाइडेड बाय कितना है 10। तो बेटा ये इसका आंसर आया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार से 19 बटे 10 प्लस 7i बाई 10, ये कैलकुलेशन आया, ठीक है। अब बेटा इसी कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जरा आप समझिए इस बात को, थोड़ा छोटा कैसे किया जाएगा समझना बेटा। अगर हम इस चीज को थोड़ा मिटा दें, आपने आंसर देख ही लिया, आंसर आपके सामने लिखा रहेगा, तो पहले जब ट्रिक हम बताएं तो ट्रिक को पहले आप समझिएगा, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्व करिएगा। देखो बेटा ट्रिक अगर हम लोग देखें तो ट्रिक देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है इस x को पहले बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो x बनाने का तरीका क्या होता है, आप सीधे सीधे रियल का रियल में गुणा, फिर साइन के साथ प्लस प्लस प्लस, 4 का 1 में, और i का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ नंबर का रोल होता है। आप चाहो तो लिख लो 5 3 4 1, ठीक है, प्लस है तो रहने दो, तो 5 3 15 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 एक अंदम 4 बटे नीचे वाले का 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1, मतलब 3 का स्क्वायर 9 आई के साथ 1 1 का स्क्वायर 1, 15 4 19 19 बटे 10। क्या मैच करो, x का मान आ रहा है। अब बेटा जब हम y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 4 3 12,
फिर बीच में एक माइनस अपने मन से लगाइए और 5 एक अंदर 5 तो 4 12 माइनस 5 बटे में यही आता है, ठीक है ना। तो 12 5 घटाएंगे 7 बटे 10, बताओ आ गया x प्लस आई वाई। तो हम लोग अपने हिसाब से इस वैल्यू रख दिया, x की जगह x और y की जगह y, बन गया आंसर बेटा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, ठीक है, जरूर उन क्वेश्चन को भी समझिएगा। देखो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल ले रहे हैं। क्वेश्चन है 5 प्लस 4i अपॉन 4 प्लस 5i को रेशनलाइज करिए, सरलीकरण करिए। तो बेटा देखो अगर हम इसका सरलीकरण करेंगे तो पहले हम x प्लस आई वाई लिखते हैं। अब देखो x बराबर क्या होगा, 5 चौको 20 प्लस 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 5 चौको 20 अपॉन 4 चौको 16 पचम 25, तो आ जाएगा 40 बटे 6 5 11 2 1 3 4 41, ठीक है। जब y निकालेंगे तो पहले ऐसे गुणा होगा, 4 चौको 16 माइनस पचम 25 और बटे में यही रहेगा 41, ठीक है। 16 9 25 होता माइनस 9 बटे 41। तो बेटा जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो आंसर बनेगा 40 बटे 41, 40 बटे 41 और माइनस 9 बटे 41 आई, ठीक है ना बेटा, 9 बटे 41 है। तो मेरे हिसाब से आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस होगा तो x निकालने के दोगे 5 चौको 20 प्लस माइनस माइनस 5 चौको 20, तब इस तरीके से कैलकुलेट होगा। साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो आप कोई भी किताब से सवाल लगा के देखना, आप तो बनेंगे। बाकी अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे पीडीएफ तो वहां पर इस चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा एक और आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, प्रतिलोम। क्या पढ़ाने आ रहे हैं, प्रतिलोम, ठीक है। तो इनवर्स प्रतिलोम, ठीक है ना। तो बेटा प्रतिलोम क्या होता है, देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में दो प्रकार के प्रतिलोम होते हैं, एक होता है गुणन प्रतिलोम और एक होता है योज्य प्रतिलोम। मतलब कहने का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और साथ में एक इनवर्स होता है आपका एडिटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के बारे में आइए थोड़ा सा देखते हैं। इनवर्स क्या होता है, एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एमआई और एक होता है योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स। बेटा योज्य प्रतिलोम को पहले पढ़ेंगे। योज्य प्रतिलोम क्या है, योज्य प्रतिलोम। तो देखो बेटा अगर योज्य प्रतिलोम की बात की जाए तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो आगे ये बताओ z का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम अगर हमें इसका निकालना है तो बेटा कुछ नहीं, केवल जो भी z था उसमें के माइनस का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल पे हमने लिया z बराबर माइनस का 1 प्लस का i का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ai। तो अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप कुछ नहीं, इसमें माइनस का गुणा कर दो। तो योज्य प्रतिलोम मतलब कि एडिटिव इनवर्स ai बराबर होगा माइनस z, मतलब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस i, ये इसका बेटा योज्य प्रतिलोम होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बेटा आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, समझिएगा। ये इसका योज्य प्रतिलोम था। एक क्वेश्चन और लिया, पहले क्वेश्चन लिया z बराबर 3 प्लस 2y, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो बेटा इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो आएगा माइनस का z मतलब माइनस का 3 माइनस का 2y, ये आंसर इसका होगा, -3 -2, ठीक बेटा। तो ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। बच्चों बताएं ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, योज्य प्रतिलोम के बाद। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब एमआई, इसको हम लोग बोलते हैं गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणन प्रतिलोम। देखो बेटा गुणन प्रतिलोम क्या होता है, गुणन प्रतिलोम को हल करने का तरीका ये होता है कि जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका गुणन प्रतिलोम होगा z इनवर्स, ठीक है। तो z इनवर्स का मतलब है 1/z, करेक्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणन प्रतिलोम का मतलब z इनवर्स मतलब 1/z। अब देखो बेटा 1/z है, इसको सॉल्व कैसे करें, तो पहले तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने ये लिया z बराबर 3 प्लस 4i, तो बताएं z इनवर्स क्या होगा। तो बेटा पहले इसका बेसिक तरीका देखिए, फिर इसका हम ट्रिकी मेथड बताएंगे। देखो अगर z इनवर्स निकालना तो मतलब है 1/z, तो 1/z का मतलब है 3 प्लस 4i, इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, तो 3 माइनस 4i अपॉन 3 प्लस 4i मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4i, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4i अपॉन 3 का 9
प्लस 4 चौको 16, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4i बटे 16 9 25। ठीक है बेटा, ये अपना आंसर बनेगा जेड इनवर्स का। मेरे हिसाब से आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जेड इनवर्स का इसका आंसर कैसे बनेगा। 3 माइनस 4i बटे 25, तो 3 माइनस 4i बटे 25 इसका आंसर आएगा। अब अगर हम इसी चीज को ट्रिक से देखें तो ट्रिक से जैसे समझने की कोशिश करिएगा। ट्रिकी मेथड इसका ये रहेगा कि अगर कभी भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो जेड इनवर्स बराबर बेटा जो आई के आगे वाला चिन्ह है, आई के आगे वाला, इससे मतलब नहीं है, आई के आगे वाला जो चिन्ह है उसको बदल दो, तो 3 प्लस है तो क्या कर दो माइनस 4i अपॉन फिर इसी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 4 चौक 16। ठीक है, और यहाँ बीच में हमेशा प्लस आएगा, तो 3 माइनस 4i बटे 16 9 25, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा और डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं इसमें। देखो एक जैसे हम क्वेश्चन और लें बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि z बराबर 3 माइनस का 4i। ठीक है, ये मान लो सवाल है। आप कोई कहते हैं कि z इनवर्स क्या होगा, तो बेटा अगर इसका z इनवर्स निकालना है हम लोगों को, तो सबसे पहले z इनवर्स, आपको इसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, आई के आगे वाला चिन्ह देख के उसको पलट दो, प्लस कर दो और नीचे 3 त्रिका 9 4 चौको 16, तो आपका आंसर बनकर तैयार है -3 प्लस का 4i बटे 16 9 25। ठीक है, तो ये इसका बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मेरे हिसाब से आपको बेटा ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रतिलोम फलन प्रतिलोम पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। देखो बेटा आज की वीडियो प्रारंभिक वीडियो आपको पता है पार्ट 1 है। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए बेटा पढ़ाई में लगे रहो, पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए, पढ़ाई में बिल्कुल भी रोक ना आने दो, बिल्कुल भी ढील ना आने दो। ठीक है बेटा, और अपने अंदर का स्टूडेंट मरने ना दो। ठीक है ना, स्टूडेंट को जिंदा रखो। आपको अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है। ठीक है, चलिए जय हिंद।